हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत जानकारी सुबह लेकर आते ड्रिल मशीन से अच्छा काम लेने के लिए कैसे करें रखरखाव। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की तकनीक अपनाएं, अच्छा लाभ कमाएं। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। किसानों को नई तकनीक से अवगत करवाने के लिए रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2023 किसान वार को हो गई है। ये मेला 3 से 5 फरवरी के दौरान आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में कृषि, डेयरी, खाद, बीज आदि के लगभग 150 आए गए हैं। इस मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत कई कृषि अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आलमगीर आलम ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को और कृषि कार्यों से जोड़े रहने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया, हर क्षेत्र में स्वावलंबन और खुशी हो सके और युवाओं का नौकरी के लिए शहरों की ओर पलायन कम हो। इस मेले में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए इनके कई सह उत्पाद जैसे मडुआ चाउमीन, पास्ता ओट्स, मडुआ का बिस्किट, ज्वार बिस्किट, मडुआ मोमो आदि बनाने की जानकारी दी गई। साथ ही मछली पापड़, मछली चकली, सोयाबीन के कई आइटम जैसे सोयाबीन मिल्क टोफू, सोयाबीन पनीर और मशरूम के सह उत्पाद बनाने की जानकारी किसानों को दी गई, जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सके। इस मेले के माध्यम से किसानों को जैविक खेती की जानकारी के साथ साथ खेती करने के कई तरीकों को बताया गया। साथ ही विभिन्न मॉडलों की प्रदर्शनी लगाकर इनके लाभों के बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ 25 तरीके की फसलें, उनकी खूबियाँ, 15 तरह की खाद, 15 तरह की मिट्टी के बारे में जानकारियाँ, तो वहीं खरगोश के 5 नस्ल व भेड़, बकरी, मुर्गा के कई उन्नत नस्लें देखने को मिली। इस मेले में प्रदेश के कई किसानों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मेले में लगी कृषि प्रदर्शनी को देख किसान भी काफी प्रोत्साहित हुए। इस मेले में उन्नत कृषि कर किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। मेरा नाम हो गया अंशु सिंह। मैं सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल ब्लॉक के ग्राम सुखसारी पंचायत रथुनिया का निवासी हूं। हमको इस क्षेत्र के लिए सब्जी उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया, जो सब्जी उत्पादन के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया, साथ साथ बागवानी हॉर्टिकल्चर के लिए ये जो है पुरस्कार दिया गया। बीएयू में आयोजित इस मेले में किसानों ने भी कई स्टॉल लगाए थे, जिनमें किसानों के द्वारा तैयार उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं एक स्टॉल पर 8 किलो के मुख्य आकर्षण था। जिला रांची से हूँ। मैं खेती के साथ बहुत सारा जो पशुपालन है, एग्रीकल्चर में जो है मछली पालन भी करते हैं, बकरी पालन भी करते हैं, गाय पालन भी करते हैं। इसके साथ ये अपना एक आधा एकड़ का तालाब है, उसका मेड़ हमेशा और ये जो कोहड़ा बरसात का दिन में लगाते हैं। इस बार ये कोहड़ा लगाए थे जो कि काफ़ी अच्छा मतलब हुआ था, तो एक बड़ा साइज का कोहड़ा को हम निकाल के मेला के लिए रखे हुए थे। पिछले साल तो लॉकडाउन में नहीं लगा था, कृषि 2023 में इस बार लगा, तो इसमें हमको कोहड़ा में प्रथम पुरस्कार मिला। इसके लिए मैं कृषि एग्रोटेक का बहुत बहुत
आभारी हूँ जो इतना बड़ा मेला का आयोजन करते हैं और किसान लोग को आने का, देखने का, जानकारी होने का बहुत सारा ज्ञानवर्धक जो है यहाँ के माध्यम से। इस मेले में कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों के द्वारा प्रदर्शनी लगाकर किसानों को कृषि यंत्रों, कृषि की नई तकनीकियों और कृषि सह व्यवसायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप भी इस मेले में जाकर कृषि की उन्नत तकनीकों को सीखें और लाभ उठाएं। आजकल कृषि में यंत्रों का चलन तेजी से बढ़ गया है, जिससे कृषि कार्य काफी कम होने लगे हैं। लेकिन इन यंत्रों की देखरेख भी एक जरूरी पहलू है, तभी यंत्र सुचारू रूप से कार्य करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं सीड ड्रिल यंत्र के बारे में, जो कि बुआई के दौरान किसान उपयोग करते हैं। तो चलिए इसके सही रखरखाव के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि इंजीनियर अभिषेक रंजन से। आज मैं किसान भाइयों को सीड ड्रिल जो बीज बोने वाली मशीन उसके रख रखाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि गेहूं के सीज़न ख़त्म हो चुके हैं, बुआई जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है और इसके उपरांत अब हम लोग को मशीन की अच्छी देखरेख करनी जरूरी है कि ताकि हम लोग इस मशीन को अगले सीजन में यूज़ कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। खेती-बाड़ी और बागवानी में कृषि यंत्रों की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज खेती किसानी के कामों से संबंधित कई प्रकार के कृषि यंत्र व मशीनें आ चुकी हैं, जिनसे कम समय और कम श्रम में अधिक कार्य किया जा सकता है। सबसे पहले किसान भाइयों की जो बीज बोने वाली मशीन है सीड ड्रिल है, उसको रखने जब हम लोग शुरू करते हैं रखने के लिए तो हमें सबसे पहले उसमें जो उसके खाद वाले बक्से होते हैं उसको अच्छे से पानी से साफ कर लिया जाता है ताकि उसमें कहीं खाद ना रह जाए। और खाद उसको साफ करने के बाद हम उसके रोलर जो होते हैं उससे चेक करते हैं कि उसमें कोई भी खाद या बीज ना रह जाए। अगर उसमें खाद या बीज रह जाती है तो क्या होता है कि उसमें जंक लग जाते हैं और वो जाम हो जाती है, इसके कारण वो आप अगले सीजन में आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप उसमें जो हमारा होपर और जो चेन होते हैं उसे अच्छे से चेक कर लें कि वो सब एक अपने जगह पे हैं कि नहीं। जो उसके डेप्थ की होती है उसे अच्छे से चेक कर लें कि वो अपनी जगह पे है कि नहीं। मशीन को जब भी हम लोग पूरे साफ़ करते हैं एक पूरी तरह चेक कर लें कि उसमें कहीं भी मिट्टी न लगी रहे। और उसे रखने के लिए सबसे अच्छे जगह होते हैं जो हम लोग रखते हैं कि शेड में रखते हैं, और जहाँ पे रखते हैं मशीन को उसके नीचे में हम लकड़ी या कुछ लगा के रखते हैं जिससे मिट्टी से उसकी कोई कांटेक्ट ना हो। जिससे क्या होता है कि मिट्टी के संपर्क में अगर वो मशीन के कोई भी पार्ट आते हैं तो क्या होता है उसमें जंग लग जाती है। इसलिए हम लोग रखने से पहले नीचे में कोई लकड़ी का डाल देते हैं जिससे मिट्टी के संपर्क में ना आए। कृषि से जुड़ी हुई कोई भी मशीन हो वे अधिकतर मेटल से ही बनी होती है और हम सभी जानते हैं कि नमी होने पर इसमें जंग तेजी से लगता है। ऐसे में इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जाएगा तो ये मशीनें ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं दे पाएंगी। इसीलिए इनका उपयोग करने से पहले और उपयोग के बाद ठीक से मेंटेनेंस करना जरूरी है। उसका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जो हमारे ट्रैक्टर के जो खराब ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, मोबिल, हमें रखने से पहले पूरे मशीन को अच्छे से मोबिल से उसको पेंट कर देना चाहिए ताकि उसमें जंग न लगे। और उससे क्या होता है कि आपको कहीं भी जंग नहीं लगते हैं और जब आप अगले सीजन में जब मशीन को आप निकालते हैं तो वो सही रहती है, जिससे धो देने के बाद उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। सबसे खास बात यह है कि जैसे भी हम लोग मशीन को रखते हैं उस समय हम स्पेशली ध्यान ये देना पड़ता है कि उसमें कहीं भी खाद का अंश ना हो। क्योंकि खाद के अगर थोड़ा सा भी अंश रह जाते हैं तो वो हमारे हॉपर को जाम कर देती है, जिससे कि आप अगले सीजन में जब आप उसको यूज़ करने जाएंगे तो वो अच्छे से कार्य नहीं करती है और उसमें किसान भाइयों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि जैसे सीड ड्रिल हम रखते हैं तो उसे हमेशा शेड में ही रखें और उसे रखने से पहले सारे जितने भी नट बोल्ट हैं अच्छे से टाइट कर लें, उसमें सारे में ग्रीसिंग कर लें। और शेड में जब भी रखें तो मतलब ग्रीसिंग जो नट बोल्ट होते हैं उसे हमेशा चेक करते रहें कि वो हमेशा ढीला ना पड़ जाए। और जहाँ भी मशीन रखते हैं उसे रेगुलर आप चेक करते रहें ताकि धूल उस पर ना पड़े। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में प्रदेश के ज्यादातर किसान खेती बाड़ी के साथ दुधारू पशु का पालन करते हैं और गांवों के अधिकतर परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हालांकि दुधारू पशुपालन एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिसका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। अगर पशुपालक दूध निकालने का सही तरीका अपनाएं और सावधानियों को बरतें तो दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला रांची के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक पांडे से। दूध आप सभी जानते हैं कि दूध बहुत ही पौष्टिक चीज है। किसान भाइयों, ये दूध जो है उसी तरह से बैक्टीरिया विषाणु जितने भी हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा जगह होता है, तो वो आसानी से उसमें पनप सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने दूध को जो भी उत्पादन करें उसका स्वच्छ होना बहुत ही आवश्यकता है। सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप जहाँ पर जानवर को रख रहे हैं उस जानवर को रखने की जगह को अच्छी तरह से सफाई उसकी होनी जरूरी है। आप अगर फर्श पक्का है आपका तो निश्चित रूप से उसको वॉश करें, धोएं, और धोने में आप उसमें डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल करें, आप उसमें फिनाइल वगैरह का भी इस्तेमाल करें। मक्खी का प्रकोप है वो कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं उस जगह को बिल्कुल साफ रखना है। और तीसरी जो चीज है, गाय दूहने के पहले गाय की सफाई बहुत जरूरी है। आप निश्चित रूप से अगर संभव नहीं है कि हम उसको पूरा नहला सकें, अगर पूरा नहला के अगर दूध दुहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं संभव है तो कम से कम पिछला पोर्शन जो गाय का जो पिछला पोर्शन है उसको बढ़िया से आप उसको धोएं। और धोने में आप अगर इसको किसी भी तरह से केवल सिंपल भी धो रहे हैं तो आप उसको धो लें। और थन में पोटासियम परमैंगनेट ये एक जो सोल्यूशन आता है वो जरूर रखें। पोटासियम परमैंगनेट से धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ नहीं तो एक छोटे से कपड़ा में, रुमाल में आप रख के और उसमें पोटासियम परमैंगनेट से पोंछ दें थन को। तो ये धोने से आपका जो किसी तरह का कीटाणु जो होता है, किसी तरह का जीवाणु जो होता है उस पर आप कार पा सकते हैं और दूध जो होगा वो स्वच्छ होगा। दूध दूहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि गांव में आप दूध नहीं दूहते हैं, एक कोई ग्वाला होता है जो कि दूध यहाँ भी दूहा वहाँ भी दूहा, दूसरे जगह की गंदगी को लेके आ गया, दूसरे जगह की कोई बीमारी है उसको लेके चला आया। आपके जानवर में बीमारी फैलाने का भी काम कभी कभी करते हैं, दूसरे जगह से बीमारी लेके आया और यहाँ फैला दिए। इसलिए जब भी दूधिया आपके पास आते हैं दूध दूहने के लिए तो उनकी सफाई बहुत ही जरूरी है। आप आए और डिटॉल अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो वो डिटॉल से हाथ धोने के लिए वो सबसे बढ़िया होता है। वो उसके बाद वो दूध दूहने के लिए जाएं। और दूध दूहने में भी जो उनका जो ये है कि बहुत तेजी से वो दूध दूहने के चक्कर में वो नकलिंग करते हैं और उसमें वो अंगूठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अंगूठे का इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसके प्रेशर से क्या होता है कि गाय में थनैला बीमारी हो सकती है, और थनैला बीमारी अगर हो जाएगी तो फिर वो जानवर का दूध पीने लायक नहीं रह जाएगा। तो ये जरूरी है कि दूध दूहने वाले जो हैं वो हमेशा जो दूध को है वो इस तरह से फुल हैंड मिल्किंग इसको बोलते हैं कि पूरे हाथ का इस्तेमाल करके उसको दूहना है। दूध दूहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दूहना चाहिए। क्योंकि अगर गुंबदकार इस्तेमाल करेंगे तो उसमें गंदगी, बाहर की गंदगी कम से कम गिरेगी। और दूसरा ये है कि दूध दूहने के लिए जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस बर्तन को साफ रहना जरूरी है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
तीसरी जो अहम जो चीज है जिसको कि आपको ध्यान रखना है कि दूध बहुत जल्दी खराब होने वाला चीज है। अगर आप दूध को बहुत लंबे समय पर रखेंगे तो वो गर्मी वो झेल ही नहीं पाता है, उसमें तुरंत खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि उसको जल्दी से जल्दी या तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, या अगर नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं तुरंत तो उसको ठंडा करके रखें। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ। इन सब चीज पर किए हैं और दूध उत्पादन पे जो बात हुई, हमें निश्चित रूप से ध्यान है कि आप इसको ध्यान रखेंगे और स्वच्छ दूध उत्पादन रखेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे और अपने पीने वाले जो हैं उनको भी आप किसी भी तरह से बीमारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार भाई। आगे और भी बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी इस ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में गेहूं की फसल हरी भरी लहलहा रही है। ये फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्था पर है और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई तरह के हानिकारक रोगों का प्रकोप हो रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए फसल को इनकी रोकथाम करना जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपाय को अपनाएं, इसके बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। आप गेहूं लगा रहे होंगे या लगाने की स्थिति में होंगे और आप जानते हैं कि गेहूं में कई तरह का बीमारी आती है और आपको लगाने के पहले आपको ये सब जानकारी होना आवश्यक है। तो कुछ बीमारियां जो है आप देखेंगे कि जो है पौधा लगाने के बाद पत्तियों पर, कुछ जो है बाली बनने के बाद आता है, तो आपको उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम जो है अभी गेहूं लगाने के बाद पत्तियों पे छोटे छोटे स्पॉट, जिसको कि हम लोग झुलसा बीमारी कहते हैं या आप उसको पर्ण अंगमारी भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे ही लगा देते हैं पौधा, उसके बाद पत्तियों पे छोटे छोटे गोलाकार धब्बे या अंडाकार धब्बे जो है भूरे रंग का वो है शुरुआत की स्थिति में दिखाई देना शुरू करता है और बाद की स्थिति में ये जो धब्बे हैं वो आपस में मिल जाते हैं। अगर खड़ी फसल में ये बीमारी आपको दिखाई दे तो कई तरह का जो है फफूंदनाशक जो है बाजार में उपलब्ध है, जो फंजीसाइड इसमें होता है और कार्बेंडाजिम होता है। तो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो कॉम्बिनेशन वाला जो फफूंदनाशक है उसका 2 से 2.5 ग्राम मात्रा आप प्रति लीटर पानी में डालकर आप उसका एक छिड़काव, जैसे ही आपको बीमारी दिखाई दे या इसके जो सिम्टम आपको दिखाई दे तो आप एक छिड़काव कर देंगे। 1931 में करनाल हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारक एक कवक टिलेसिया इंडिका है। यह रोगजनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायम 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। रोकथाम के लिए खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 सीसी 0.1% घोल का छिड़काव डफ अवस्था में करें। इसके साथ ही जो दूसरा बीमारी है जिसको कि हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि खड़ी फसल में जब दाने बन जाते हैं उस समय जिसको कि हम आभास कहते हैं,
तो लूज स्मट के लिए ये जो है, ये बीमारी जो है सीड के द्वारा या बीज जनित बीमारी है। तो बीज जनित बीमारी के लिए हमको बीज उपचार एक आवश्यक काम होता है कि बीज उपचार करेंगे। तो इसके बीज उपचार करने के लिए कार्बोक्सिन या कैप्टान, थीरम या जो भी केमिकल हो, या मान लीजिए कि नहीं है कोई भी सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का मिश्रण वाला, उससे बीज उपचार 2.5 ग्राम की मात्रा की दर से प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ी फसल में अगर ये बीमारी आपको दिखाई दे तो इस स्थिति में को करना ये है कि आप जो है, जो आक्रांत पौधा है उसके जो दान बाली है, पॉलीथीन से आप उसको जमीन के नीचे दबा देंगे, क्योंकि इससे जो है दूसरे पौधे, जो स्वस्थ पौधे के बालियों में भी इससे बीमारी हो सकता है। चूर्णील आसिता रोग देश के हर उस क्षेत्र में जहां कहीं भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इस रोग का प्रकोप देखा गया है। यह रोग इरिसिफी कवक से होता है। इसलिए ठंडे वातावरण का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, अनुकूलित स्थिति है। प्रारंभ में इस रोग के लक्षण पत्तियों की ऊपरी सतह पर गेहूं के आटे के समान सफेद धब्बे के रूप में बिखरे दिखाई देते हैं। बाद में उपयुक्त स्थितियां पाकर बालियों तक भी पहुंच जाते हैं। इस रोग से संक्रमित पत्तियां भूरी पड़कर सूख जाती हैं। रोगी पौधे में कल्ले कम बनते हैं तथा दाने हल्के एवं सिकुड़े हुए बनते हैं। फसल की प्रारंभिक अवस्था में यदि यह रोग प्रभावी हो जाए तो उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर। तीसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग हरदा रोग कहते हैं। हरदा जो है जिसको कि अंग्रेजी में रस्ट कहा जाता है, ये 3 तरह का रस्ट होता है, स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट और तीसरा जो है पीला रस्ट। पीला मतलब येलो रस्ट। तो तीनों रस्ट का सिम्टम जो है अलग अलग होता है। बचाव करने के लिए आप बीज उपचार तो करेंगे ही, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कुछ बीमारियों के लिए बताया। साथ ही आप देखेंगे कि प्रोपिकोनाजोल का मात्रा जैसे ही आपको दिखाई दे तो 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप छिड़काव कर दें, अथवा आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप एक छिड़काव कर दें। अगर बहुत स्थिति खराब हो तो आप दूसरा छिड़काव जो है 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विभिन्न बीमारियों से अपने गेहूं के पौधों का बचाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जगदारा, जिला बक्सर के कृषक जितेंद्र कुमार ने। ये अरहर की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस कृषि अंक में हम मुख्य रूप से अरहर की पौध में लगने वाले कीट के बारे में जानेंगे। यदि हम बात करें तो 2 कीट जो मुख्य रूप से इसके इस अवस्था में दुश्मन है, एक है जिसको हम फल्ली बेधक बोलते हैं और दूसरा इसकी जो एक और इस फसल का दुश्मन है फल मक्खी बोलते हैं। इसको हम यदि हम प्रक्षेत्र में देखें तो यदि जब हम आप खेत में देखेंगे तो फलियों को आप देखेंगे, फलियों में छेद के रूप में आपको छिद्र दिखाई देगा छोटा सा, और वहीं से इसका जो लार्वा है इस फल्ली वेदक कीट का, वो आपकी फल्ली के अंदर के जो बीज है उसको खा के वहां से नुकसान करता है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कौन सी कीटनाशक दवा हमको लेना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG करके मार्केट में उपलब्ध है दवा कीटनाशक। इसका 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल तैयार करके यदि हम इसका छिड़काव करते हैं तो इससे हमारा जो फल्ली भेदक है उसमें हमको नियंत्रण देखने को मिलता है।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस